नमस्कार। जरा सोचिए, एक ऐसी चिंगारी के बारे में जो देखते ही देखते एक पूरे साम्राज्य को हिला देने वाली आग में बदल गई। आज हम बात करेंगे 1857 के उसी महान संग्राम की। एक ऐसी घटना जिसने न सिर्फ ब्रिटिश राज की चूल्हे हिला दी, बल्कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को, उसके भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन सवाल ये है कि इसे कहे क्या ये सिर्फ कुछ नाराज सिपाहियों की बगावत थी, जैसा कि अंग्रेजों ने हमेशा कहा, या फिर ये वाकई में भारत की आज़ादी की पहली बड़ी लड़ाई थी? देखिए, यही वो सवाल है जो इस पूरी घटना को इतना पेचीदा और इतना दिलचस्प बना देता है। तो आज के इस सफर में हम जानेंगे कि इस विद्रोह की वजहें क्या थीं, इसके बड़े चेहरे कौन थे और भारत पर इसका इतना गहरा असर कैसे पड़ा। चलिए इस कहानी की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। तो चलिए कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। बात है 19वीं सदी के बीच की। तब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के बहुत बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा चुकी थी। लेकिन ये सिर्फ एक कारोबारी हुकूमत नहीं थी। उनकी नीतियां ऐसी थी कि समाज का हर तबका, हर इंसान अंदर ही अंदर गुस्से से भर रहा। देखिए, 1857 का ये संग्राम कोई एक दिन में भड़की हुई आग नहीं थी। ये तो उन शिकायतों का नतीजा था जो दशकों से सुलग रही थी, जिसके बीज सियासत, अर्थव्यवस्था और हमारे समाज की जड़ों में बहुत पहले ही बो दिए गए थे। अगर सियासी तौर पर देखें तो अंग्रेजों की जो विस्तारवादी नीतियां थीं, वो भारतीय शासकों को बिल्कुल रास नहीं आ रही थीं। लॉर्ड डलहौजी की एक पॉलिसी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। उसका इस्तेमाल करके तो उन्होंने एक एक कर कई राज्यों को सीधे अपने कब्जे में ले लिया। शासकों से उनकी सत्ता, उनका सम्मान, यहाँ तक कि उनकी पेंशन तक छीन ली गई। जाहिर है पूरे राजघराने में आक्रोश फैल गया। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आखिर था क्या? असल में ये एक बहुत ही शातिर नीति थी। इसके हिसाब से अगर किसी भारतीय राजा का कोई सगा बेटा नहीं है, तो उसका राजपाट उसके गोद लिए हुए बेटे को नहीं मिलेगा, बल्कि सीधा कंपनी के हाथ में चला जाएगा। इसी नीति की वजह से झांसी, सतारा और नागपुर जैसे बड़े-बड़े राज्य अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अब अगर अर्थव्यवस्था की बात करें, तो हालत और भी ज्यादा खराब थी। अंग्रेजों ने लगान इतना बढ़ा दिया था कि किसानों की कमर ही टूट गई। उधर ब्रिटेन की मिलों से जो सस्ता माल आ रहा था, उसने भारत के छोटे छोटे कारीगरों का काम धंधा चौपट कर दिया। मतलब ये एक तरह की सोची समझी लूट थी, जिसने भारत को गरीबी और भुखमरी की आग में धकेल दिया। और मजे की बात देखिए, अंग्रेजों ने कुछ सुधार भी किए, जैसे सती प्रथा पर रोक लगाना। इरादा शायद अच्छा रहा हो, लेकिन ज्यादातर भारतीयों ने इसे अपनी संस्कृति और अपने धर्म पर एक सीधा हमला माना। ऊपर से ईसाई मिशनरियों की जो गतिविधियां थीं, उनसे ये डर और भी बढ़ गया कि अंग्रेजों का असली मकसद तो सबको ईसाई बनाना है। और आखिर में बात करते हैं सेना की, जहां गुस्सा सच में उबल रहा था। भारतीय सिपाहियों को तनख्वाह कम मिलती थी, उनके साथ गोरे अफसर भेदभाव करते थे, और तरक्की का तो कोई मौका ही नहीं था। उन्हें समंदर पार लड़ने के लिए भेजा जाता था, जो उस वक्त कई लोगों की धार्मिक मान्यताओं के एकदम खिलाफ था। तो आप देख सकते हैं, बारूद तो हर तरफ इकट्ठा हो ही चुका था। बस एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी आई एक नई राइफल की शक्ल में। हुआ ये कि सेना में एक नई राइफल आई, एनफील्ड राइफल। इसके कारतूसों को राइफल में डालने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। और बस यहीं से एक अफवाह ने आग लगा दी। अफवाह ये थी कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। अब ये बात हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सिपाहियों के धर्म पर एक सीधा हमला था। और फिर विद्रोह शुरू हो गया। मार्च में बैरकपुर में मंगल पांडे ने पहली गोली चलाई। इसके ठीक बाद 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने खुली बगावत कर दी और दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर बढ़ चले। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया, जिससे इस विद्रोह को एक चेहरा मिल गया। दिल्ली पर कब्जे की खबर फैलते ही विद्रोह की ये आग पूरे उत्तर और मध्य भारत में तेजी से फैल गई, और इस आग को हवा दी उन जाबाज नेताओं ने, जिन्होंने अलग अलग जगहों पर बगावत का परचम बुलंद कर दिया। दिल्ली में बेशक बहादुर शाह जफर इस विद्रोह का चेहरा थे, लेकिन असली लड़ाई तो अलग अलग जगहों पर लड़ी जा रही थी। कानपुर में नाना साहब थे, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने कमान संभाली, तो बिहार में कुंवर सिंह ने मोर्चा संभाला। और हाँ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनकी बहादुरी के किस्से तो आज भी हम सबके लिए एक मिसाल। विद्रोह की शुरुआती कामयाबी ने अंग्रेजों को चौंका तो दिया, लेकिन वो बहुत जल्दी संभल गए।
उन्होंने फौरन ब्रिटेन से और फौजें बुलवाई और इस विद्रोह को पूरी बेरहमी के साथ कुचलने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया। पर सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा विद्रोह इतनी हिम्मत के बावजूद आखिर नाकामयाब क्यों हो गया? असल में इसकी कई वजहें थीं। विद्रोही नेताओं में आपस में कोई तालमेल नहीं था, सबके अपने अपने मकसद थे। ये लड़ाई पूरे भारत में नहीं फैली, और तो और कई भारतीय राजाओं ने तो विद्रोहियों का साथ देने की बजाय अंग्रेजों की ही मदद की। और जाहिर है अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार और एक मजबूत फौजी संगठन था। भले ही ये संग्राम फौजी तौर पर नाकाम रहा हो, लेकिन इसने हिंदुस्तान के इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए मोड़ दिया। इसके जो नतीजे निकले वो बहुत गहरे और बहुत दूर तक जाने वाले थे। सबसे पहला और सबसे बड़ा नतीजा तो ये हुआ कि भारत पर करीब 100 साल से हुकूमत कर रही ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया, और कंपनी की जगह अब भारत सीधा ब्रिटिश ताज के नीचे आ गया। मतलब अब हुकूमत सीधे महारानी विक्टोरिया के नाम पर चलने लगी। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था जिसने भारत और ब्रिटेन के रिश्ते की पूरी शक्ल ही बदल दी। और यहीं पर हमें इतिहास के दो अलग अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। अंग्रेजों के लिए ये हमेशा एक सिपाही विद्रोह ही रहा, जबकि हम भारतीयों की नज़र में ये आज़ादी की पहली लड़ाई थी। एक ही घटना, लेकिन उसे देखने और समझने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके। इसके अलावा भी बहुत कुछ बदला। अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में फेरबदल किए, सेना को नए सिरे से बनाया गया। लेकिन एक चीज़ और हुई, अंग्रेजों और भारतीयों के बीच शक और नफरत की जो खाई थी वो और भी गहरी हो गई। हालांकि इस संग्राम की नाकामी ने आने वाले आज़ादी के दीवानों के लिए एक प्रेरणा का काम किया। और चलिए इस कहानी को हम एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। कभी सोचिएगा कि अगर 1857 का वो संग्राम कामयाब हो जाता तो आज हमारा भारत और ये दुनिया कैसी होती? भले ही इस विद्रोह को कुचल दिया गया था, लेकिन इसकी विरासत, इसके साहस, इसके प्रतिरोध और इसके बलिदान की विरासत आज भी जिंदा है।